हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशागर। आज लेक्चर है हमारा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, फोर्थ ईयर का। इसका कोड है 402। हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग के बारे में। हमारा टॉपिक इसमें चल रहा था स्टाइल एंड वर्क्स, जिसके अंदर था आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, जिसमें हमने कुछ पिछली पीपीटी में पढ़ लिया था। इसमें आगे का थोड़ा सा और है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वैन गॉग की शैलीगत घटनाओं को आमतौर पर उन अवधियों से जोड़ा जाता है जो उन्होंने पूरे यूरोप में अलग अलग जगह पर रहकर बिताए थे, है ना। तो जो वैन गॉग जी थे, जो शैलीगत उनकी जो घटनाएं हुई थी, तो उन अवधियों को ज़्यादातर उनसे जोड़ा जाता है जो मतलब यूरोप के टाइम में उन्होंने जो अलग अलग जगह बिताई थी। जो हम बात करी थी हमने अलग अलग जगह के बारे में, तो ज़्यादातर उनको जो उन्होंने यूरोप में बिताए थे उन चीज़ों के बारे में जोड़ा जाता है। वह स्थानीय संस्कृतियों और प्रकाश व्यवस्था की स्थितियों में खुद को डुबोने के लिए इच्छुक था, है ना। मतलब जो संस्कृतियाँ थी और जो लाइटिंग वाली जो व्यवस्था थी, उन स्थितियों में खुद को डुबोने के लिए वो इच्छुक थे। हालांकि उसने पूरे जीवन में एक अलग दृष्टिकोण बनाए रखा, यानी जो भी उनकी पूरी लाइफ रही है, जो उनका पूरा जीवन था, उसमें उन्होंने एक अलग ही अपना दृष्टिकोण बनाए रखा था। एक कलाकार के रूप में उनका विकास धीमे था, यानी जैसे कलाकार की स्पीड होती है, मतलब सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है एक आगे बढ़ने का। तो उनका जो विकास था वो थोड़ा धीमे था, उनका प्रोसेस जो था वो स्लो हुआ था। और वह अपनी चित्र में सीमाओं के बारे में जानते थे, है ना। जो उनकी मतलब जो उनकी कलाकारी थी, जो उनके चित्र थे, उसमें सीमाओं के बारे में वो बेहतर जानते थे। एक्सपोजर के माध्यम से अपने तकनीकी कौशल का विकास किया, है ना। एक्सपोजर के माध्यम से उन्होंने यूज़ करके, मतलब उसको माध्यम बनाया था, उससे अपनी तकनीकी कौशल का उन्होंने विकास किया था, है ना। नेक्स्ट है इसमें पोर्ट्रेट्स में उनकी क्या भूमिका थी। पोर्ट्रेट्स ने वैन गॉग को कमाने का सबसे अच्छा मौका दिया, है ना। मतलब जो वैन गॉग जी के जो पोर्ट्रेट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे और उसी से उनकी इनकम हुई थी, तो उनको काफ़ी अच्छा मौका भी मिला था इनकम करने का। उनका मानना था कि वे चित्रकला की एकमात्र चीज़ है जो मुझे गहराई से ले जाती है ना। यानी जो पोर्ट्रेट्स हैं वो चित्रकला की, वो उसको एक मात्र चीज़ ऐसी मानते थे जो उनको गहराई में ले जाती थी, है ना। हर कोई इतना डीप नहीं जा पाता, तो सब आर्टिस्ट की अपनी अलग अलग सोच होती है। कोई किसी तरह देखता है किसी चीज़ को, कोई किसी तरह करता है। तो उनका ये मानना था कि जो चित्रकला की जो पोर्ट्रेट्स है, ये एकमात्र चीज़ ऐसी है जो उनको गहराई में ले जाती थी और इससे मुझे असीम का एहसास होता है ना। यानी उनको एक फील रहता था, इससे एक एहसास रहता था, ये बताया इन्होंने। उसने अपनी बहन को लिखा था कि वह ऐसे चित्रों को चित्रित करना चाहता था जो सहन करेंगे, और वह रंगीन यथार्थवाद के लिए लक्ष्य बनाने के बजाय अपनी भावनाओं और चरित्र को पकड़ने के लिए रंग का उपयोग करेगा, है ना। तो उन्होंने लिखा था अपनी बहन को कि वे एक ऐसे चित्रों को चित्रित करना चाहते थे जो सहन करेंगे और रंगीन यथार्थवाद के लक्ष्य बनाने के बजाय, मतलब लक्ष्य वैसा, मतलब रियलिज्म वैसा बनाने के बजाय उनका जो चरित्र है, उनकी जो भावनाएं हैं, उसको पकड़ने के लिए वो रंगों का यूज़ करना चाहते थे, है ना। जैसे सिर्फ ये नहीं कि बस रंग लगा दिए और हो गया, ठीक है। तो मतलब जो कुछ भी बनाएंगे उसका कैरेक्टर और उसकी जो फीलिंग्स थी उसको पकड़ने का वो उपयोग करना चाहते थे। वैन गॉग के करीबी लोग ज़्यादातर उनके चित्रों से अनुपस्थित हैं, यानी जो वैन गॉग जी ने जो पोर्ट्रेट्स बनाए थे, तो उनके जो करीबी लोग थे ज़्यादातर वो उसमें नहीं थे। तो इसमें यही बताया कि उनके चित्रों से, जो उनके करीबी लोग थे, वो उनके चित्रों से अनुपस्थित थे। नेक्स्ट है दिसंबर 1888 में उन्होंने लॉ बेरस्यूज, है ना, ये इनका पोर्ट्रेट है साइड में जो दिखाया गया है, को चित्रित किया। 1888 में लॉ बेरस्यूज को इन्होंने चित्रित किया था। एक ऐसा आंकड़ा जिसे उन्होंने अपने सूरजमुखी के रूप में अच्छा माना, यानी मतलब ये एक ऐसा बना था जिसको उन्होंने अपने सूरजमुखी के रूप में अच्छा माना था। इसमें एक सीमित पैलेट, विभिन्न ब्रश स्ट्रोक
और सरल आकृति है ना। इसमें मतलब एक सीमित पैलेट है, विभिन्न ब्रश स्ट्रोक है और सरल आकृति है। विभिन्न ब्रश स्ट्रोक मतलब अलग अलग तरह से ब्रश को यूज़ किया गया है, अलग अलग तरह के स्ट्रोक लगाए गए हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग तरह से दिखाया गया है। डॉट वर्क भी है, मिक्सिंग वर्क भी है, प्लेन भी है ना, शेडिंग भी है। तो हर तरह का इसमें ब्रश स्ट्रोक अलग अलग तरीके का दिखाया गया है। और सरल आकृति है, यानी इसमें कुछ वैसा नहीं है, नॉर्मल सरल ये आकृति दिखाई गई है। यह नवंबर और दिसंबर के बीच ऑल्स में पूरा किए गए, यानी जब ये ऑल्स में थे वहाँ पर इन्होंने ये इस मंथ में कंप्लीट की थी अपनी, नवंबर में और दिसंबर के बीच में बनाई गई ये आकृति है। ठीक है, 1888 में, जैसा ऊपर दिखाया गया, दिसंबर 88 में इन्होंने ला बेरस्यूज को चित्रित किया। ठीक है, तो पोर्ट्रेट्स में एक इनकी ये है। अब नेक्स्ट है सेल्फ पोर्ट्रेट। वॉन गॉग ने 1885 और 1889 के बीच, वॉन गॉग ने 1885 से और 1889 के बीच 43 से अधिक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए, है ना। मतलब 1885 से लेके 1889, है ना, यानी 5 साल, 5 ईयर्स इन्होंने, इस बीच में इन्होंने कम से कम 43 से भी अधिक, है ना, यानी 43 से भी अधिक इन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए थे। वे आमतौर पर श्रृंखला में पूरे हुए, है ना। जैसे कि 1818 के मध्य में पेरिस में चित्रित किए, आमतौर पर, ठीक है, जैसे कि 1818 के मध्य में पेरिस में चित्रित किए गए और उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले तक जारी रहा, है ना। यानी 1818 के मध्य में उन्होंने स्टार्ट किए थे, पेरिस में चित्रित किए थे, और जब उनकी मतलब मृत्यु हुई थी उसके समय से कुछ पहले तक उनका ये वर्क जारी रहा था। आमतौर पर पोर्ट्रेट्स का अध्ययन किया जाता था जब उसे दूसरों के साथ घुलने मिलने में, या जब उसके पास मॉडलों की कमी थी, और इसलिए खुद को चित्रित करने के लिए अनिच्छुक अवधि के दौरान बनाया गया था, है ना। तो मतलब आमतौर पर वे पोर्ट्रेट्स का अध्ययन करते थे, और जब दूसरे के साथ उनको घुलने मिलने में, या जब उसके पास मॉडलों की कमी थी, तो उनको खुद को चित्रित करने के लिए अनिच्छुक अवधि के दौरान बनाए गए थे। अक्सर वे अपने जीवन में महत्वपूर्ण अवधियों को चिन्हित करने का इरादा रखते थे, है ना। मतलब अपने जीवन में वे महत्वपूर्ण अवधि जो थी उनको चिन्हित करने का इरादा रखते थे। उदाहरण के लिए मध्य 1887 पेरिस श्रृंखला को उस बिंदु पर चित्रित किया गया। मतलब इसमें बताया कि वो अपने जीवन के जो उनके महत्वपूर्ण अवधियाँ थी उनको चिन्हित करने का इरादा रखते थे। जैसे 1887 के मध्य पेरिस श्रृंखला को उस बिंदु पर चित्रित किया गया जहां वे क्लाउड मोनेट, पॉल सेजेन और साइनेक के बारे में जानते थे, है ना। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो उन्होंने क्लाउड मोनेट, पॉल सेजान और जो साइनेक हैं उनके बारे में वे जानते थे, तो उनको उन्होंने पेरिस श्रृंखला पर, वहाँ पे बिंदु पर उनको चित्रित किया था। ग्रे फेल्ड हैंड के साथ सेल्फ पोर्ट्रेट में कैनवास के बाहर की ओर रंग के भारी उपभेद फैले हुए हैं। यानी जो उन्होंने ग्रे फेल्ड हैट है उसके साथ जो सेल्फ पोर्ट्रेट में, जो उनके साथ सेल्फ पोर्ट्रेट है उसमें कैनवास के बाहरी की ओर रंग के बाहरी उपभेद फैले हुए हैं। यह उस अवधि के उनके सबसे प्रसिद्ध स्वचित्रों में से एक है। यानी उस टाइम का जो ये पोर्ट्रेट है ये उस टाइम का उनका स्वचित्रों में सबसे प्रसिद्ध है और उनमें से एक है। इसके अत्यधिक संगठित लयबद्ध ब्रश स्ट्रोक के साथ, यानी जब आप वो पोर्ट्रेट देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा जो उसमें ब्रश स्ट्रोक लगाए गए हैं उनके साथ, और नवप्रभादी प्रदर्शनियों की सूची से प्राप्त उपन्यास हेला था, जिसे वॉन गॉग ने खुद को उद्देश्यपूर्ण कैनवास कहा था, है ना। तो इसमें ये बताया कि जो उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण अवधियाँ थी उनको उन्होंने चिन्हित करने का इरादा वो रखते थे। जैसे कि 1887 के मध्य में, मतलब पेरिस में जो श्रृंखला थी उन्होंने जो उस बिंदु पर चित्रित किया गया था वो क्या था, एक तो क्लाउड मोनेट, पॉल सेजाग और साइनस के बारे में वो जानते थे, उसको चित्रित किया था। और जो ग्रे फेल्ट हट है उनके साथ उन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट में कैनवास से बाहर की ओर रंग के हरित भेद फैले हुए दिखाए हैं।
और उस अवधि के उनके सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से ये एक था, यानी सेल्फ पोर्ट्रेट में से। ठीक है, तो इसके अत्यधिक जो ब्रश स्ट्रोक हैं वो लयबद्ध हैं और नव प्रभाववादी प्रदर्शनों की सूची से प्राप्त उपन्यास हेला था, जिसे वॉन गोग ने खुद को उद्देश्यपूर्ण कैनवास कहा था। ठीक है, मतलब जो उपन्यास था हेलो, उसको वॉन गोग जी ने उद्देश्यपूर्ण कैनवास कहा था, कि मतलब उनका ये उद्देश्यपूर्ण कैनवास रहा है जिसमें उनका उद्देश्य पूरा हुआ था। ठीक है।